14 दिसंबर 2025 को सुबह के वक्त ऑस्ट्रेलिया की बोंडाई बीच पर अटैक होता है और लोग अभी तक लाशों के नाम नहीं कंफर्म कर पाते और इंडिया के सोशल मीडिया वॉरियर्स ये फैसला सुना चुके होते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और ये हमला मुसलमानों ने करवाया। न फैक्ट्स, न एविडेंस और न ही कोई ऑस्ट्रेलियन पुलिस की ऑफिशियल स्टेटमेंट। और फिर वही पुराना सिलसिला शुरू होता है, सोशल मीडिया पोस्ट्स, ट्वीट्स, थ्रेड्स और इसी तरह रंग बिरंगे यूट्यूब थंबनेल्स जिन पर यह वाजे किया गया होता है कि 10 से ज्यादा यहूदियों के मरने की वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और मुस्लिम है। और जब थोड़ा वक्त गुजरता है और असली डिटेल सामने आती हैं तो ये सारे वॉरियर्स बिल्कुल खामोश हो जाते हैं कि जिस तरह 6-0 के वक्त पूरा हिंदुस्तान खामोश हो गया था। और यहाँ सवाल ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ, बल्कि सवाल ये है कि हर हमले के बाद पाकिस्तान और मुस्लिम्स का नाम क्यों आगे आ जाता है। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये हमला इसराइल ने खुद करवाया था। और आज की वीडियो में हम जज्बात से हटकर फैक्ट्स के साथ ये फैसला करेंगे कि ये हमला आखिर किसने करवाया और इस तरह के सारे पैटर्न्स के मुसलमानों पर ब्लेम लगाया जाए, ये किसकी पहचान है। और अब आते हैं असली कहानी की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ था। 14 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया की बोंडाई बीच पर ज्यूइश कम्युनिटी एक हनुका सेलिब्रेट कर रहे थे। ये उनका अपना एक त्योहार था जिसमें बच्चे, बूढ़े और इसी तरह ख्वातीन भी शामिल। और अचानक से दो शख्स इन पर हमला कर देते हैं और मौके पर ही 10 से ज्यादा ज्यूइश कम्युनिटी के लोग हलाक हो जाते हैं। लोग इस अचानक हमले की वजह से संभल नहीं पाते और हर तरफ चीखों पुकार हो जाती है। पुलिस मौका पर ही पहुंच जाती है, इलाका क्लियर करवाया जाता है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो जैसे ही ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर आती है तो इंडिया अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए वही काम दोबारा से शुरू कर देता है कि इल्जाम पाकिस्तान के सर पर लगाया जाए और इसी तरह इस हमले के पीछे भी मुसलमान ही कसूरवार। हालांकि अभी तक पुलिस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी और ना ही कोई ये चीज जाहिर हो सकी कि इसके पीछे मुसलमानों का या पाकिस्तान का हाथ है। बल्कि इस वाकये में एक बहुत बड़ी चीज ये थी कि अहमद अल अहमद नामी एक शख्स जिसका इंडियन मीडिया ने जिक्र तक नहीं किया, उसको छुपाया गया। वो इस वाकये का असली हीरो था जिसने आगे बढ़कर एक आर्म बंदे से उसका हथियार छीन लिया। हालांकि वो खुद भी जख्मी हो गया और इसको अप्रिशिएट करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर खुद उनसे मिलने हॉस्पिटल तक गए। ये चीज आपको इंडियन मीडिया पर कहीं नजर नहीं आई। इंडियन मीडिया के स्टेटमेंट ऐसा ऐसा इंटरनेशनल मीडिया पर भी मशहूर होने लगी और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। ये हमला करने वाला 27 साल नौजवान पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से ताल्लुक रखता है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है लेकिन इसके पास इंडियन पासपोर्ट भी है और इसी पासपोर्ट के जरिए इसने कुछ देर पहले फिलिपाइन का विजिट भी किया था। इन तमाम झूठी स्टेटमेंट के साथ एक झूठी स्टेटमेंट ये भी आती है कि इंडियन मीडिया ने एक पाकिस्तानी ओरिजिन लड़के की तस्वीर ली और उसे मशहूर कर दिया कि इस हमले के पीछे इस शख्स का हाथ है। हालांकि उस शख्स का इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ सवाल ये नहीं कि एक इनोसेंट आदमी को क्यों टारगेट किया गया, बल्कि सवाल ये है कि इतना सब इतनी आसानी से कैसे होता है। और अब हम बात करते हैं एक पैटर्न की जो सेम पैटर्न हर अटैक के बाद यूज होता है और उस पर मुस्लिम लोगों और पाकिस्तानियों को ही निशाना बनाया जाता है। अगर हम क्राइस्ट चर्च मॉस्क अटैक देख लें 2019 में, तो उस अटैक के फौरन बाद ही इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया। और इसी तरह अगर 2020 में दिल्ली राइट्स देखें तो उसके पीछे भी मुस्लिम लोगों को भी ब्लेम किया जाता है। अचानक से व्हाट्सएप पर फॉरवर्डेड मैसेजेस फैलना शुरू हो जाते हैं और उसके पीछे बहुत ज्यादा मुस्लिम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। और इससे आगे बढ़कर अगर हम एक और कदम देखें तो यही सेम पैटर्न 2007 में समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग के दरमियान भी सामने आया। उस बॉम्बिंग के फौरन बाद ही मुस्लिम लोगों पर इंडिया में ब्लेम करना शुरू कर दिया और कई मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि इसके पीछे एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ना कि मुसलमान है। और उससे आगे बढ़कर अगर हम 2008 में मेलागॉन अटैक देखें तो उसके पीछे भी एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, ना कि मुसलमान थे। और अभी जो सबसे रीसेंट वाकया 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ था, उसका इल्जाम भी पाकिस्तानियों का ठहराया गया। हालांकि आज तक उसका कोई एविडेंस भी इंडियन मीडिया या इंडियन ऑफिशियल्स ने दुनिया को नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी को उसका मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है। इन सारे पैटर्न्स को देखने के बाद हमें एक बात ये समझ आती है कि इंडिया को पाकिस्तान और मुस्लिम लोगों से बहुत ही अलग सी दुश्मनी है। वो कोई भी इल्जाम हो
سب سے پہلے پاکستانیوں پر ڈال دیتے ہیں، نہ کوئی فیکٹس چیک کرتے ہیں نہ کوئی ایویڈنس چیک کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو اٹیک بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے مسلم لوگوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر ہم آسٹریلیا کے اسی واقعے کی طرف واپس آئیں تو دیکھتے ہیں تو یہاں اتنے دنوں کی انویسٹیگیشن کے بعد ایک پرسیپشن یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ حملہ آسٹریلیا نے خود کروایا ہے، کہ یہ حملہ اسرائیل نے خود کروایا ہے اور اس کے پیچھے IDF سولجرز کا بھی ہاتھ۔ اس یروشلم پوسٹ کا یہ آرٹیکل دیکھیں، اس میں یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ رومرز گردش کر رہے ہیں کہ اس اٹیک کے پیچھے اسرائیل کی انٹیلیجنس موساد کا ہاتھ ہے، اور بہت زیادہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے سمپتھی جنریٹ کرنے کے لیے کروایا تھا، کیونکہ ابھی پچھلے کچھ سالوں سے اسرائیل کی امیج بہت ہی گندی ہو گئی تھی، تو یہ حملہ انہوں نے مسلمانوں اور اسپیشلی ایران پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کروایا۔ اس لحاظ سے ابھی تک بہت زیادہ کانسپیریسیز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں کہ اس حملے کے پیچھے اسرائیل کا ہی ہاتھ ہے۔ لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹیک جہاں بھی ہو، انسانیت کا ایک مذہب ہوتا ہے، لیکن جھوٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہر سوشل میڈیا پوسٹ، ہر فارورڈ میسج اور ہر ازمپشن کو بلائنڈلی ٹرسٹ مت کرو، بلکہ انویسٹیگیشن کا ویٹ کرو، فیکٹس چیک کرو اور ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ دو۔ آپ اس حملے کے بارے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔